धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2+2 हमेशा 4 नहीं होते हैं, 5 भी होते हैं। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो चाइना फलस्तीन के साथ हो रहे जुल्म जाती को लेकर अरब के मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वही चाइना अपने यहाँ पे मस्जिदों को मिसमार करवा रहा है, मस्जिदें तुड़वा रहा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में मस्जिदों को उसने ध्वस्त करार डाला है। ये बात ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में सामने आई है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो मुस्लिम देश चाइना के साथ खड़े हैं तमाम मुद्दों पर, वो मुस्लिम देश इस मुद्दे पर चाइना से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। यही घटना अगर अमेरिका, बर्तानिया या इंडिया में हो जाती, तब आप देखते कि किस तरीके का हंगामा बर्पा हो रहा होता। तो 2 सवाल पैदा होते हैं कि भैया चाइना एक तो ये मस्जिदें क्यों तोड़वा रहा है, दूसरा ये मुस्लिम दुनिया जिसमें तथाकथित एक देश यानी कि अफगानिस्तान हाल फिलहाल में उन तालिबानों के हवाले हो गया है जो अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार दिखाने बताने की कोशिशों में लगे रहते हैं, वो भी खामोश बैठे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी यानी केके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और लोक पक्ष में लिखते रहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी अपने तमाम वीडियोस जो है शेयर करते रहते हैं और हमें भी वक्त देते रहते हैं। जियो पॉलिटिक्स के माहिर माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम, आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। जी सर, तो पहले बात शुरू करते हैं कि चीन आखिर इन मस्जिदों को क्यों तोड़वा रहा है और ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की कितनी सत्यता है, क्योंकि ऐसे तमाम जब भी आरोप लगते हैं तो चाइना उनको नकारता रहता है। जी हाँ, चीन ने फिर इस बार भी नकारा है और हमेशा नकारता रहा है। वह उदाहरण भी देता है, अपने यहाँ लोगों को दिखाता भी है। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। शी जिनपिंग जो अभी वहां के राष्ट्रपति हैं, जब वो शुरू में राष्ट्रपति बने थे और 2015 के पास चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई थी। यह होता रहता है, कांग्रेस हर साल 2 साल जो भी है उसके हिसाब से। उसमें इन्होंने एक वर्ड लाया था, सिनिफिकेशन, यानी चीनी समाज में आत्मसात करने की कोशिश। जो छोटे मोटे दूसरे हैं, जैसे आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, तिब्बतन्स हैं और मंगोलियंस हैं और देशों के लोग जो आके यहाँ बसे हुए हैं, उनको चीनी समाज में एक रास्ता के साथ जुड़ना है। इसी के आधार पे चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और इस्लामिक एसोसिएशन, चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन सीआईए, वो अमेरिका वाला नहीं, इन दोनों के बीच पे सिग्निफिकेशन ऑफ इस्लाम एंड चीनी सोसाइटी के ऊपर इनकी आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई थी और 2019 में, और उसमें कहा गया था कि 2022 तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इस आधार पे चीजों को समझें। 2 बातें हैं, एक तो जो बीबीसी का रिपोर्ट आया, उनका वीडियो भी आया है बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट वॉचेस के रिपोर्ट के हिसाब से, वह पूर्ण रूप से मुझे गलत नहीं लगता है। जरूर कुछ मस्जिदों को तोड़ा गया है, कई तरह के कोशिशें भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या वहां की सरकार कर रही है कि जो दक्षिणपंथी धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पर आ रहे हैं और अमेरिका की भी मदद उन्हें मिल रही है, उसको रोका जाए, उस तरफ ना बढ़ा जाए। और दूसरी तरफ राष्ट्रीयतावाद के नाम पे जिसको वह सिनिफिकेशन या चीनी समाज में एक बनाने की बात हो रही है, वह चीज ही गलत है। वो कहीं से समाजवादी चीज नहीं बनता है। और इस आधार पर हम देखें तो काफी कुछ खुलासा होगा हमारे साथियों को। जी, जिनपिंग के आने के बाद से ही ये चीजें क्यों हो रही हैं, और खासकर एक इलाका है चीन का उत्तर पश्चिम इलाका, उस इलाके में 2 तरीके के मुसलमान बताए जाते हैं। वहां पे एक उइगर मुसलमान है, एक हुई मुसलमान है। तो इन दोनों को खासकर टारगेट किया जा रहा है और बीच बीच में खबरें आती हैं कि डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं, वहां पे उनको रखा जाता है। जी हाँ, इनके आने के बाद से चीज शुरू हुआ। यह भी कहें कि जिस उत्तर पूर्व की जो बातें आपने की, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी उत्तर पश्चिम, हाँ, और शिंगजियांग प्रांत है जिसकी बात की, उइगर वाले जो मुसलमान हैं जो कहते हैं तकरीबन 1 करोड़ है और पूरी मुसलमानों की संख्या चीन में 2 से 2.25 करोड़ के बीच में है। काफी छोटा सा मतलब उनका हिस्सा इस मामले में कहें, प्रतिशत में लेके कहें तो 1.5% से ज्यादा नहीं है। जी।
का भी आंदोलन यदा कदा चलता रहा था इनके बीच में, और जो चीनी मूल के निवासी भी हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पे अमेरिकी पूंजी का भी प्रवेश हुआ है, सीआईए का भी प्रवेश हुआ है, और उसके खिलाफ चीनी सत्ता के खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी करवाए हैं। जैसे हांगकांग में हुआ, हांगकांग वाला काफी लंबे समय तक चला, यहाँ पे उतने जोर से नहीं चला। और इसके खिलाफ में शी के आने के बाद से इनका जो लक्ष्य है वह एक राष्ट्रवादी लक्ष्य या समाजवादी लक्ष्य नहीं। यह साफ कहें, जिस चीज की मैंने चर्चा की थी चीनी समाज में आत्मसात करने का, उसमें यह भी था कि 2000 तक जो चीन के इस्लामिक लोग हैं उनके दो चीज में शामिल होने की बात है। एक तरफ चीनी इस्लाम, पता नहीं है क्या होगा, किस तरह होगा, और दूसरी तरफ चीनी समाजवाद में इनका विलय। चीनी समाजवाद में धार्मिक समुदाय का कैसे विलय होगा यह मेरे समय से बाहर की बात है। लेकिन जो भी हो, शी इस मामले में तानाशाह के रूप में आए हैं, और इसका वह जबरदस्त वो प्रयास भी कर रहे हैं, उनकी सेनाएं भी कर रही हैं कुछ हद तक, लिमिटेड तक। साथ साथ तभी बता दूं थोड़ा सा मैं कि इसके बावजूद कि वहां पे चीनी मुस्लिम औरतों के खिलाफ सरकारी नौकरी पाने के लिए उनका हिजाब पहनने पर रोक है, दाढ़ी बनाने बढ़ाने पर मुस्लिम मर्दों का रोक है, वहीं पर आम सभा में, आम जनता में, वहां के बीच में उस पर रोक नहीं है। काफी मात्रा में इन जगहों पे वो पाई जाएंगी, औरतें हिजाब में भी और मर्द वो दाढ़ी बढ़ाए हुए भी। हाँ, पब्लिक नमाज पढ़ने का जो है वह मना है, उसके ऊपर काफी दबाव भी है वहां की सरकार की, लेकिन घरों के अंदर आप करते हैं उस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन पूर्ण सत्यता क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो जाना पड़ेगा जिसकी बातें आप कर ह्यूमन राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर बीबीसी और तमाम लोग खबर ब्रेक कर रहे हैं, उसकी सत्यता जो है वो जानने के लिए कभी चाइना किसी मीडिया वालों को ले जाए तो कुछ पता भी चले, कुछ लोग अपने स्तर से पता करके कुछ रिपोर्ट्स जो हैं दुनिया के सामने लाते रहते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर 1.5% लोगों के प्रति पूरे चीनियों के अंदर एक डर पैदा करना, उन 1.5% लोगों को सिरे से कुचल देना, मस्जिदों के जो मीनार हैं, गुंबद हैं, उनको हटा के बिल्कुल समतल कर देना ताकि उनकी शिनाख्त, उनकी पहचान खत्म हो जाए। क्यों इतना डर लग रहा है 1.5% लोगों से? एक तो बहुमत जनता को दिखाने की कोशिश, हालांकि उस तरह का नहीं है जैसे भारत में है या पोलैंड में है कि बहुमत जनता को हम यूनिफाई करें, अल्पमत का जिस तरह से नाजियों ने किया था जर्मनी में, वैसा नहीं है। लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा और बताऊं, 1949 में शिनजियांग एक राष्ट्र के रूप में उभरा था, हालांकि उसी साल चीन ने फिर से उसे वापस अपने अंदर कर लिया। उसके बाद से इनके मन में है कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, इसके लिए यदाकदा संघर्ष भी हुए हैं, लेकिन चीनी ताकत के सामने इनकी कुछ चलती नहीं है। दूसरा चीज है कि अमेरिका ने जब देखा, उसको मौका भी मिला था, खासकर ट्रम्प के जमाने में चीज हुआ था कि इस जगह से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में आता था उसमें पूरी तरह बैन लगा दिया था, यह कह के कि वहां का आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि चीनी सरकार के खिलाफ अमेरिकी सरकार करे कि आप लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको उठा के जेल में डाल रहे हैं, मुफ्त में काम करवा रहे हैं, और वो सामान वहां से जैसे कपड़े या जो भी हो ला के अमेरिका में बेचे जो बहुत सस्ते पे है। इसके खिलाफ चीन भी लड़ाई करता रहा है, हालांकि कोई समझौता नहीं हुआ। कुल मिलाकर यह देखें तो चीनी सत्ता को इनसे कोई डर नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत बात है। और चीनी सरकार यदि इसके खिलाफ यदि कर रही है तो वह मुफ्त का डर पैदा कर रही है और बाकी चीनियों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जैसे भारत के खिलाफ लड़ाई हुआ, या इवन फिलीपींस के शिप जो आते हैं उनको जाके पकड़ने की उनकी धरपकड़ होती है साउथ चाइना में। तो यहाँ पे चीन राष्ट्रवादी जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के तहत अपने सामानों को बाहर भेजने के लिए वो कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज ऑल्सो। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जिक्र किया ताकत का। ताकत आर्थिक तौर पे मजबूत नजर आती है चाइना की। क्या उसी ताकत की वजह से वो तथाकथित मुस्लिम देश, अरब देश, इस्लामिक देश कभी भी इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं? और वो तालिबान जो अभी ताजा ताजा ठेकेदार बना है इस्लाम का, मुसलमानों का, वो जो है मान्यता ले रहा है चाइना से, वो भी खामोश बैठा हुआ है। अफगानिस्तान तो खैर अलबेला देश है, और जैसे ही अमेरिकी सेना हटी चीन ने उसे मान्यता दी और उसके सारे दूतावास सब कुछ कायम हो गए। चीन से सटे हुए अफगानिस्तान में बता दूं अपने दर्शकों को कि वहां पे 3 ट्रिलियन
वर्थ अमेरिकन डॉलर की का एक बहुत बड़ा जखीरा है, जखीरा पता नहीं शब्द सही है कि नहीं, बहुत बड़ा भंडार है जमीन के अंदर लिथियम का, जिसे आजकल के आधुनिक बैटरी बनते हैं। खैर, जहां तक मुस्लिम देशों का बात है, जिसमें केवल अरब देश ही नहीं बल्कि दूसरे जो अन्य देश हैं, मुस्लिम ना भी हैं, अफ्रीकी देशों में, वहां जाल बिछा हुआ है चीनी पूंजी का, निवेश पूंजी का, और काफी कर्ज में लोग डूबे हुए हैं। हमने कुछ ही हद तक कुछ समय पहले देखा जो श्रीलंका में हुआ, उन्हें डर है। और अभी के हालात में जो अरब देश, मैं बार बार कह चुका हूं, खुद अपने आप में यूनाइटेड नहीं है, अमेरिकी पूंजी का भी दबाव है, वह चीन से किसी तरह से पैर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ यदि कुछ होता है तो केवल चीन ही ऐसा देश है, रूस के अलावा, जो आर्थिक रूप से इनकी मदद देने को तैयार है। जी। तो ये तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि भैया जहां दोगलापन हुआ मुस्लिम कंट्रीज का। है, देखिए, धर्म के आधार पर मेरा मानना है कि धर्म के आधार पर एकता लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और यदि वहां पूंजी का प्रवेश हो तो धर्म टूट जाता है। क्या भारत में हिंदू साम्राज्य या हिंदू देश बनाने की कितनी भी कोशिश हो, अभी भी अधिक से अधिक 20% लोग ही हैं भाजपा के साथ, बाकी सब इसके विरोधी है। उनको रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए। धर्म जो है एकता का आधार नहीं हो सकता। जी। पाकिस्तान जो इतना बड़ा ठेकेदार बनता है वो भी खामोश बैठा हुआ है। वो तो चीन के बड़ा करीब है, कम से कम वो प्यार मोहब्बत से ही बात उठवा सकता है कि अच्छा भाई अपने यहाँ के मुसलमानों के साथ ऐसा मत करो। केवल पाकिस्तानी सत्ता ही नहीं, आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में भी हाल फिलहाल में देख रहा था, इस मसले पर वो चुप है। अरब देश के तो लोग चुप ही हैं तकरीबन, और कहीं भी आवाज उठाने वाला है तो वह क्रिश्चियन देश आ रहा है, यानी अमेरिका या यूएनओ का कुछ पार्ट है। तो इसलिए धर्म के आधार पर उसको नहीं कर सकते। चीन के जो विरोधी ताकत है, जो पूरे विश्व में अपनी सत्ता बैठाने के लिए चीन का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और नेटो, ये लोग चीन के अंदर जो भी मानवीय आधार पे जो वहां पे दबाया जा रहा है, उसके सवाल को उठा रहे हैं, जहां खुद ही वह मानवीय आधार पर अपने लोगों को पूरे मानवीय अधिकार नहीं दे रहे हैं। जी। क्या दोगलापन है। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भैया तिब्बतियों को नहीं छोड़ रहा है चीन, और चीन अपना ताइवान को भी डिस्टर्ब कर रहा है, फिलीपींस से भी उसका लगातार पंगा चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ता रहता है, आर्थिक तौर पर वो इतना मजबूत हो चुका है कि बड़े बड़े देश उसके सामने आज नहीं बोल रहे हैं, अमेरिका भी उससे गलबगियां कर रहा है। तो उसको देखते हुए मुस्लिम देशों ने कहा भैया अपना धंधा ही करते रहो बस। यह तो साफ नजर आ रहा है। खासकर सऊदी अरेबिया को ही अब ले लें, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता था, पिछले कई बारों मैंने इसके खिलाफ कहा, लेकिन बाकी भी देश कहाँ, तुर्की के राष्ट्रपति काफी शोर मचाते हैं। अभी उन्होंने कहा कि इजराइल एक आतंकी देश है, यहाँ पे क्यों नहीं वो आवाज उठा रहे? आपकी बात सही है। क्यों नहीं उठा रहे? बात साफ है, तुर्की की पूरी कोशिश है, या वहां के राष्ट्रपति की, कि यूरोपियन यूनियन का वो सदस्य बने, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के देश टर्की को बिल्कुल यह अधिकार नहीं देना चाहते, भले ही नेटो का वो सदस्य हो। यह अजीबोगरीब विरोधाभास है। तुर्की एक तरफ जहां इस्लाम के आधार पर अपने लोगों को बांधने की कोशिश करता है और पूरे विश्व में इस्लामिक देशों का गुरु बनने की कोशिश करता है, वहीं पर वह यूरोपियन यूनियन के साथ जुटना चाहता है। कैसे भला वो चीन का विरोध कर सकता? कहीं तो उसे आधार मिले, कहीं तो सपोर्ट मिले। बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग, बिल्कुल आपने सही कहा, कैसे ये लोग विरोध कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो कर्जों में इतने दबे हुए हैं। कहीं और हो तो खूब हंगामा करते हैं, लेकिन चाइना में मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाए तो चूं की आवाज तक नहीं निकल पाती है। बीबीसी के अलावा कहीं और ये रिपोर्ट देखने को भी नहीं मिल पा रही, और मिलेगी भी अगर तो किसी वेस्ट मीडिया में मिल सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मिस्टर।